का बाद में 1913 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, जबलपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और वे सतपुड़ा अंचल मालवा क्षेत्र क्या था, इनका विषय का केंद्र, इनकी कविता का केंद्र था। ठीक है, और इन्होंने इसमें कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी में बहुत मतलब अच्छे से कार्य किया है। ठीक है, आगे चल के उन्होंने साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और साहित्य व समाज सेवा स्वरूप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया और 1985 में इनका देहांत हो गया। अब ये कैसे थे, गीत फरोश चरित्र है दुख, ये इनकी रचनाएं हैं। अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अनाम, तुम आते हो, परिवर्तन जिए, कालजयी यानी ये खंड काव्य का है, नीली रेखा तक, त्रिकाल संध्या, शरीर, फसलें और फूल, टूस की आग और सतदल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, गीत फरोश मिश्र जी का प्रथम काव्य संकलन है। उन्होंने सबसे पहले कौन सी काव्य खंड लिखा था, उन्होंने कविता में गीत फरोश मिश्र जी का सबसे पहला काव्य संकलन था। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने क्या किए थे, इनको प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था और ये इन्होंने क्या किया था, ये भावनाओं में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बह जाते थे, है ना। चकित है दुख, इसमें क्या है, आस्था और जिजीविषा व्यक्त हुई है। अंधेरी कविताएं दुख और मृत्यु के प्रति अपनी ईमानदारी स्वीकृति से उत्पन्न आशा और उल्लास का भाव क्या है, समाहित है। गांधी पंचशती की कविताओं में मिश्र जी की गांधी के प्रति मानविक श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, ये क्या है, गांधीवादी है, गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, और साहित्यिक विशेषताएं देखो, इनकी साहित्यिक विशेषता में क्या है, ये बहुत पूर्ववर्ती कवियों से प्रभावित थे। जो इनके पहले के कवि थे उनसे वे काफी प्रभावित थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उन्हीं की पद चिन्हों पे बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं, उनकी एक अलग ही मिसाल थी। कविता क्षेत्र में गांधी दर्शन को पूरी तरह अपनाया, जिसके कारण आप गांधीवादी कवि के रूप में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की थी। उसके बाद है आपके रचित खंड काव्य गांधी जी के प्रति आपके अटूट विश्वास का दर्पण स्वरूप है। कालजयी, है ना, कालजयी क्या है, गांधी जी पर क्या है, पूर्ण रूप से समर्पित था। इनकी कविताओं में भाव और शिल्प दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। संवेदनशीलता, सामाजिकता का बोध, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, गांधीवादी दर्शन और विषय को क्या है, इन्होंने क्या है, इनका जो व्यंग्य भाव इनकी कविताओं में क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए इनकी भाषा कैसी थी, एकदम खड़ी बोली थी और एकदम सरल भाषा थी। इसको हर कोई व्यक्ति अच्छे से सरलता से समझ जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण बोल सकते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, ये उनका क्या है, बोलचाल की भाषा में क्या है, इनकी कविताएं हैं और एकदम मतलब हर कोई आराम से मतलब अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि इनकी भाषा क्या थी, एकदम बोलचाल की भाषा थी और इनकी रचनाओं में द्वंद्व बंधन से मुक्त है। ठीक है, अब देखिए जैसे लोकगीत शैली, जैसे एक एग्जांपल अपन ले लें, पी के फूट आज प्यार के पानी बरसा रो। ठीक है, क्या है, पी के फूट आज प्यार के पानी बरसा री। ठीक है, इनकी रचनाओं में क्या था, ये बिंब और प्रतीक अत्यंत सहज और स्पष्ट है। इनकी जटिलता या बोझिलपन बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तिगत के रूप में इनका सहजता, आत्मीयता और कलात्मकता आपके काव्य शैली की प्रमुख विशेषता, यानी इनकी भाषा एकदम सरल मतलब बोलचाल की भाषा, इसको हर कोई समझ सकता है। अब जैसे देखिए कवि
इसके बारे में अपन कविता के बारे में देखते हैं। जैसे क्या है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन, हाँ, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी वो उनकी जो कविताएं हैं, ये क्या था, ये गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन किया ही था, तो गांधी जी से वो काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने गांधी जी का बकायदा उनका बराबर साथ दिया था असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको क्या था, शासन की ओर से क्या था, उनको 3 साल की सजा हुई थी, और वो बिना डर के, बिना मतलब सहज, मतलब बिना सहज के, और उन्हें क्या की खुशी खुशी जेल को अपना लिया था, है ना। और जब वो जेल में बंद थे, अपने घर से, अपनों से दूर थे, तब उन्हें क्या थी, घर की याद आ रही थी, और जेल में अकेले थे, है ना। तो बारिश, उस समय क्या था, सावन का महीना था। तो जब ये कविता अपन के जो कवि हैं उन्होंने लिखी थी, तो उस समय सावन का महीना था और खूब बारिश हो रही थी, दिन भर बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हो रही थी, यानी हर समय बारिश हो रही थी। और पानी भी क्या था, एकदम झमाझम बारिश, यानी बहुत तेज पानी गिर रहा था। तो उस समय क्या था, उनको अपने घर की बहुत याद आ रही थी, घर की प्रत्येक सदस्य की याद आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी, है ना। कविता भी कैसे, एकदम बोलचाल की भाषा में। वो कहते हैं कि झमाझम बारिश, यानी पूरा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, दिन भर पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में वो उस समय क्या है कि जब जैसे बहुत ज्यादा पानी गिरता है, तो अपन सोचते हैं कि ना, जैसे नदी में नाव तैरती है, तो उस समय क्या था, उनकी नजरों के सामने पूरा घर का पूरा एक क्या है, दृश्य नजर आ रहा है, नजर मतलब उनकी आंखों के सामने तैर रहा था, यानी उनको अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, ठीक है। अब आगे है, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन बहन आई, बाप के घर, हाय रे पतिताप के घर, घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहने। यानी उस समय सावन का महीना था, सावन के हर महीने, मतलब हर साल के सावन के महीने में हर शादीशुदा बहनें अपने मायके आती है, क्योंकि सावन में राखी का त्योहार मनाया जाता है। तो राखी का त्योहार मनाने के लिए बहनें क्या है, मायके आती हैं, यानी अपने पिता के घर आती हैं। तो वो अपनी बहनों को याद करते हैं, क्योंकि उस समय सावन का महीना था, और वो अपने मतलब 4 भाई तो हैं उनके, और 4 बहनें हैं, जो कि सबकी शादियां हो गई है और वो अपने मायके आई हैं। तो अब जेल में ही बंद, मतलब जेल में बंद थे कभी, तो उसी समय याद करते करते चारों बहनें आई होंगी, कितना घर, कितना माहौल, कितना बदल गया होगा, खुशी से माहौल पूरा भर गया होगा, लोग ऐसे कर रहे होंगे, वैसे मस्ती कर रहे होंगे, है ना। इस प्रकार से अपन अपने घर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, है ना। तो बोलते हैं ये अपने कवि कविताओं के रूप में बोलते हैं कि 4 बहनें मैके आई होंगी, और भाई भी चार, चार तो उनके भाई हैं ही, और मैं ही अकेला 5वां हूँ जो कि जेल में हूँ, है ना। और वो क्या है, सबको याद करके उसका जो पहले जो मतलब राखी का समय होगा या सावन का महीना होगा, उस समय की पुरानी यादों को वो, उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो खूब याद करते हैं। और उसी समय क्या, उनकी याद तो करते हैं तो उनका मन भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और वो बोलते हैं 4 भाई मेरी 4 भुजाएं हैं, और जो मेरी जो बहनें हैं, 4 बहनें हैं, उनमें इतना अधिक स्नेह है, इन लोग क्या है, सब एक दूसरे से क्या बहुत स्नेह करते हो, तो हर कोई भाई बहन करता ही है। तो ये कवि जी बताते हैं कि हम 4 भाइयों में, मतलब 4 भाई और 4 बहनों में मैं 5वां हूँ, हम सब में क्या है, मेरे 4 भाई एक मेरी भुजाओं के बराबर है, मेरी भुजाओं के समान है, और मेरी चारों बहनों में सब, मतलब हम सबको स्नेह करती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं अपन, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की किसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसका स्नेह धारा पर यहाँ
तक की है पसारा, इसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। फिर वो क्या करते हैं, अपने भाई बहनों को याद करने के बाद फिर अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी माँ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, तो वो बहुत ज्यादा दुखी अपनी माँ को याद करते हैं। जब कोई भी बच्चा अपनी माँ को याद करता है तो माँ के चरणों में क्या है, उसको सारा दुख दूर हो जाता है। तो वो कवि बोलते हैं कि मैं मतलब कितना भी दुखी होता हूँ, जब मैं माँ की गोद में अपना सिर रखता हूँ तो मेरे सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं, है ना। और वो कभी अपनी माँ को संदेश भेजना चाहते हैं, हाँ, संदेश भेजना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि ना, मेरी माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, वो मेरे को जेल में कैसे संदेश भेज पाएगी, है ना। तो वो ये सोच सोच के और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर वो अपनी माँ को याद करते हुए सोचते हैं कि मैं माँ की गोद में सिर रखता था तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं, है ना। और माँ की जितनी स्नेह धारा पर यहाँ तक भी पसारा, उससे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो माँ मुझसे अगर कुछ संदेश भेजना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो वो मेरे पास जेल में कैसे भेज सकती है, क्योंकि मेरी माँ को तो पढ़ना ही नहीं आता, वो पढ़ लिख नहीं सकती है। तो इस प्रकार से याद कर करके वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब आगे देखिए, वो अपने पिता के बारे में सोचते हैं, हाँ? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझम गरजता। वो बोलते हैं कि अपने पिताजी को याद करते हुए सोचते हैं कि मेरे पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको देखने से नहीं लगता कि वो इतने बूढ़े हो गए, इतनी ज्यादा उम्र हो गई, क्योंकि वो उनका जो भी काम रहता था एकदम मतलब नौजवानों की तरह करते थे। वो कोई भी काम में मतलब आलस नहीं था, तुरंत मतलब जोश के साथ कोई भी काम, उनमें फुर्ती बहुत थी, कोई भी काम जोश के साथ करते, तुरंत करते थे। और खिलखिला के ऐसे हंसते थे कि जैसे नौजवान लोग हंसते हैं, है ना। तो कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी को इतनी उम्र होने के बावजूद भी बुढ़ापा नहीं आए हैं। अगर कोई भी काम अगर बोला जाए तो वो उस काम को करने के लिए दौड़ जाते हैं। और वो इतने ज्यादा निडर हैं कि मौत के सामने, यानी बड़े से बड़े जो तूफान आता है उनके सामने वो बिल्कुल डरते नहीं है। और शेर, अगर शेर के सामने भी खड़े हो जाए तो भी नहीं डरते। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल गरज रहा है। और काम में क्या है, कोई भी काम हो वो बड़ी ही फुर्ती के साथ करते हैं, ठीक है। यानी उनके काम धाम, काम करने के ढंग, उनके बोलचाल की बातों से उनको ऐसा लगता है कि वे जैसे एक नौजवान लोग जैसे करते हैं ना, कोई भी काम बड़े जोश के साथ करते हैं, वैसे ही मेरे पापा भी बिल्कुल जोश के साथ काम करते हैं। उनको अब बिल्कुल भी आलस नहीं है, बिल्कुल डरते नहीं है, है ना। इस प्रकार से अपने पिताजी को याद करते हैं। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुद्दर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। वो अपने पिताजी को याद करते हुए सोचते हैं कि सुबह सुबह क्या था, उनकी दिनचर्या कैसी थी। सुबह उठ के क्या करते थे, वो सबसे पहले स्नान करते थे। स्नान करने के बाद में गीता का पाठ करते थे। गीता का पाठ करने के बाद वो व्यायाम करते थे। व्यायाम कैसे भी करते थे, कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत करते, वो क्या थे, जैसे नौजवान लोग करते थे ना, दंड बैठक क्या है, 200 250 ऐसे इतना कर लेते थे। और जो मुग्दर रहता था वो दोनों हाथ में लेके ऐसा ऐसा घुमाते थे, खूब नचाते थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से पहले हाथ में, इस प्रकार से वो क्या है, मुग्दर को खूब हिलाते थे, नचाते थे। और इस प्रकार से उनको देखने से नहीं लगता था कि इतने बूढ़े इंसान है ऐसे हैं। वो बिल्कुल नौजवानों की तरह भी क्या करते थे, व्यायाम करते थे। दौड़ भी ऐसे लगाते थे जैसे नौजवान लोग बड़ी फुर्ती के साथ करते हैं, उनके काम में कुछ भी आलस नहीं था। अब उसके बाद क्या है, व्यायाम करने के बाद, ये तो व्यायाम तो छत में करते थे। अब उसके बाद में जब वो नीचे आते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्य उसको देखते हैं, सबसे पहले कोई भी अगर अपन तो देखेंगे, है ना। तो व्यायाम करने के बाद वो छत से जब नीचे आते होंगे तो सभी लोगों को क्या है, उन्होंने देखा होगा। और देख के खुश तो हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे।
लेकिन जहां मेरी बारी आई होगी मुझे ना पाकर वो काफी दुखी होंगे, उनकी आंखों से जरूर आंसू गिरा होगा, है ना। और वो सब नजारा क्या है उनकी आंखों के सामने क्या है, दिखाई देता है उनको। इनको अपन के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का। और आगे देखिए, चार भाई चार बहिने, बुझा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवा का नाम लेकर। मैंने अभी बताया था, जैसे ही वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को देख के बड़े खुश हुए होंगे। लेकिन जहां पर मेरी कमी आई होगी, कमी दिखाई दी होगी, मैं यहाँ घर पे नहीं हूँ, फिर इनको याद आया हो कि अरे मेरा बेटा, पांचवा बेटा तो जेल में है करके, तो मुझको याद कर करके वो बहुत दुखी हुए होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहुत जरूर बहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहने कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब पांचवे बेटे को मतलब मुझे घर में ना पाकर वो बहुत दुखी हुए होंगे, है ना, बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे और दुख में उनके आंख से आंसू जरूर बहा होगा। फिर वो सोचते हैं कि मैं सबसे छोटा बेटा हूँ और सबसे लाडला था, है ना। और जो सबसे छोटा लाडला होता है तो वो तो बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा के जैसे रहता है ना। तो मतलब उनको लाड़ प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, छोटे बच्चे लोग जो भी होते हैं सबसे छोटा। तो कवि भी बोलते हैं मेरे को तो सब मतलब सिर्फ मतलब आंखों का चिराग जिसे बोलते हैं ना, बहुत आंखों का, है ना। तो वो कवि कहते हैं कि मैं तो एकदम एकदम लाडला था, कुछ भी बोलता था मेरी तुरंत फरमाइश पूरी हो जाती थी, और सबसे लाडला होने के कारण मेरे को प्यार भी ज्यादा मिलता था, है ना। और यही स्वर्ण बेटा जो अपने आप को बोलते हैं, यही स्वर्ण बेटा जिनके कारण क्या है, मेरे माँ पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे और वो अपने आप को वहां मतलब सब लोगों के बीच में ना पाकर, माता पिता की आंखों में खुद के कारण मतलब आंसू आने के कारण वो अपने आप को अभागा मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। फिर कवि कहते हैं कि जब पिताजी रो रहे होंगे, मेरे को याद करके रो रहे होंगे, तो माँ ने जरूर सांत्वना दी होगी, हाँ। और कहा होगा, अरे आप रो क्यों रहे हैं, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, हमारा जो भवानी है वो जेल में अच्छा ही होगा। ठीक है, और वो क्या है, और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक ही है। और वो बोलते हैं कि जेल में भवानी बिल्कुल ठीक होगा, आप दुखी मत होइए, उसको वहां पे कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। बस वो अपने से ही दूर है। ठीक है, तो पिता के अधीन होने के कारण क्या है, उनकी मतलब कवि की माँ क्या करती है, कवि के पिताजी को क्या है सांत्वना देती है, उनको दुख देखकर मतलब आंखों से आंसू देखकर क्या है, उनको दुख समझाती है कि अरे अपना भवानी है, उसने क्या किया है, कायर नहीं है, वो अपन के देश की स्वतंत्रता के लिए क्या है, एकदम वीरों की भांति क्या है, लड़ मरा है, लड़ लड़ा है, मरा नहीं है, लड़ा है। और वो कायर नहीं है, उसने क्या है, जेल को भी खुशी खुशी अपना लिया, और उसने क्या है, मेरी कोख को क्या किया है, शर्मिंदा नहीं होने दिया है। आगे देखिए, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लग जाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, भीड़ में खोता कहाँ हूँ। फिर उसके बाद में कवि कहते हैं कि जब मेरे पिताजी रो रहे होंगे और माँ ने उनको सांत्वना दी होगी,
तब मेरे पिताजी ने जरूर बोला होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, अधीर नहीं हूँ। और वो क्या है, अपने आंसुओं को पोंछ लेते होंगे। और और उनकी माँ, कवि की माँ कहती होगी, अरे आपको देखकर सारे बच्चे, मतलब नीचे जो भी आपको देखेंगे तो वो भी रो पड़ेंगे करके। इस प्रकार से कवि बोलते हैं कि मेरे पिताजी मेरे कारण कितने दुखी होंगे, मेरे माँ पिताजी मेरे कारण बहुत ज्यादा दुखी होने का उनकी आंखों से जरूर आंसू बहते होंगे। और माँ ने पिताजी को सांत्वना देकर उन्होंने उनको मतलब ठाठस बंधाया होगा। और इस प्रकार से क्या है, अपने आंसुओं को उनके पिताजी रोक लिए होंगे और कहा होगा, नहीं नहीं मैं तो रो ही नहीं रहा हूँ। अपन भी जैसे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो दुखी होने का अपन के आंख से आंसू बहते हैं ना। तो अब कोई भी अपन को देखता तो अपन बोलते हैं कि नहीं नहीं कहीं वो भी ना दुखी हो, तो अपन बोलते नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ करके, है ना। इस प्रकार से क्या है, एक दूसरे को लोग सांत्वना देते हैं। आगे देखिए, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। फिर कवि कहते हैं कि क्योंकि सावन का महीना था, सब और क्या है, बारिश हो रही थी। और बारिश के कारण क्या है, सब जगह हरियाली फैली, हरियाली दिखाई दे रही थी। तो वहां का जो हरियाली दृश्य देखकर हर कोई क्या है, बहुत खुश होता है। तो कवि क्या है, बादलों को बादलों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे सजीले हरे सावन, तुम बहुत क्या है, बहुत पवित्र, बहुत पावन हो। ठीक है, तो तुम सब जगह बसो, घर में बसो, सड़कों में बसो, तालाब में बसो, नदियों में बसो, सब जगह बसो, लेकिन मेरे माँ पिताजी की आंखों से नहीं बरसना। और इस प्रकार से वो क्या है, इस खुशी के माहौल में, मतलब हरियाली के में, बारिश में हर कोई खुश होता है। तो हर कोई खुश होता है। तो ये इतना सुहावना मौसम और इतना खुशी भी क्या है, मेरे कारण जेल में बंद होने के कारण वो भी क्या है, वीरानी लगती है। चलो इस प्रकार से अपना आगे अपन अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है। यस ये मैम। क्लास, हाँ क्लास इज ओवर। बहुत अच्छी कविता है। हाँ क्लास इज ओवर।